Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So today we are going to solve out the exercises of the very first chapter of the class 6, that is from the NCERT, right? So let's get started. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मेंशन आउट थी, हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इस रिस्पेक्टिव चैप्टर पे, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पर ये एल्सवेयर से स्टार्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एल्सवेयर पढ़ेंगे क्योंकि ये एक एडिशनल टॉपिक इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है और एज वेल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग एल्सवेयर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम लोग प्रोसीड ऑन करेंगे विथ रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ट सर्विसेज। अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा था कि जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो किस चीज़ में इंस्क्राइब्ड होती हैं, वो इंस्क्राइब्ड होती हैं हार्ट सर्विसेज में, राइट। इंस्क्राइब्ड मतलब कि जैसे कि कोई कोई बहुत हार्ड सरफेस, लेट से कोई मेटल है या कोई का स्टोन है, ठीक है, उसके अंदर आप अगर खोद खोद के कोई चीज़ लिखते हो तो उसको कहते हैं इंस्क्राइब करना। तो वो रिस्पेक्टिव चीज़ यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो लिखी जाती हैं, वो इंस्क्राइब करी जाती हैं हार्ड सर्फेसेस के अंदर। मेनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। आप जैसे कि आप अगर कोई भी चीज़ किसी हार्ड सरफेस में इंस्क्राइब करते हो तो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ऐसे उसमें किसी चीज़ में ऐसे खोद खोद कर लिखोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ कैसे मिटेगी? वो चीज़ ना तो रब हो सकती है, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि आजकल वो हार्ड मेटल है। तो हार्ड मेटल को डिस्ट्रॉय करना कोई आसान काम तो होता नहीं है। और ना तो ऐसा है कि आपने चौक पेन या पेंसिल से कुछ लिखा है जो कि आसानी से रब हो जाएगा, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो इसकी वजह से ये सब जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि इंस्क्राइब करे जाते हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पहले करे गए थे, ये आज तक ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस दोनों कंटेन करते हैं, ठीक है। जितने भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस दोनों कंटेन करते हैं। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। अब टाइम टू टाइम जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती जाती हैं वो सारी लैंग्वेजेस टाइम टू टाइम चेंज होती जाती हैं, जो एज वेल स्क्रिप्ट्स भी टाइम टू टाइम चेंज। अब जैसे कि पहले कोई और लैंग्वेज यूज़ होती होगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने उसमें जो इंस्क्रिप्शन कराया था अशोका ने, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हमने ग्रीक और अरेबिका दो लैंग्वेजेस देखी थी, राइट। तो उस भाषा में लिखा हुआ था। आज कौन सी लैंग्वेज चलती है? आज लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, नॉर्मल जो लैंग्वेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक स्टेट रिलेटेड है ऐसा कोई बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ होती है वो इंग्लिश और हिंदी यूज़ होती है। तो इन दैट रिस्पेक्टिव केस तो लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो भी यूज़ होती थी और जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, सब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वर इंस्क्राइब्ड? तो अब जो स्कॉलर्स हैं, जो लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो अब उन लोग को ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस लिखी है, जो इंस्क्राइब कराया गया है, क्या लिखा है। दिस कैन बी डन थ्रू प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। अब ये चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, एक प्रोसेस का नाम होता है, इसका नाम होता है डेसिफरमेंट। इस रिस्पेक्टिव प्रोसेस से ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। अब डेसिफरमेंट क्या होता है? डेसिफरमेंट एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे कि आप ये समझ लो कि डिकोड करना किसी भी चीज़ को डिकोड करना, ठीक है। जैसे कि आजकल के टाइम पे हैकर्स क्या करते हो, पासवर्ड्स को डिकोड करते हैं, राइट। उसी तरीके से जो स्कॉलर्स होते हैं, ये जो पुरानी लैंग्वेजेस और पुराने स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं, इनको अलग अलग तरीके से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग डेसिफरमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे पे आती हूँ एक बार। अच्छा, पहले हम लोग ये इमेजेस को एक बार स्टडी आउट कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो भी रिस्पेक्टिव सिंबल्स बने हैं उनका कुछ कुछ मीनिंग लिखा है। अब जैसे कि देखिए ये बना है लायन, राइट। सो इसका मतलब एल है, लायन का मतलब यहाँ पर एल बना हुआ है। अब सारी चीज़ें तो यहाँ इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पे भी जैसे लायन बना हुआ है तो उसका भी सिंबल एल है। तो इसी तरीके से हर जितना भी यहाँ पे सिंबल बने हैं सबके अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो भी एक सिंबल है उसका एक ही मीनिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर इमेज में लायन का ये जो एल है वो चेंज हो गया और नीचे वाली इमेज में इस लायन का एल चेंज हो गया, ऐसा नहीं है, सब सेम रहता है, ठीक है। ग्रेट। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। अब डेसिफरमेंट की एक बहुत ही फेमस स्टोरी कहाँ से आती है? इजिप्ट से। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो। अब एक ऐसी कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में जहाँ पर किंग्स और क्वींस रहते थे, वो भी 5000 साल पहले।
रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. रोसेटा एक टाउन का नाम है जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में है, ठीक है. एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड. और वहाँ पर एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट. अब वो जो इंस्क्रिप्शंस जो इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला था उसमें जो इंस्क्रिप्शंस थी, जो इंस्क्राइब्ड हो रखा था, तो वो 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वहाँ पे मिली थी. कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी? ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन. एक लैंग्वेज थी ग्रीक और 2 इजिप्टियन लैंग्वेजेस के फॉर्म थे जो मिले थे. अब स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. अब जो स्कॉलर्स जो कि इन सब चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हैं, जो इन चीज़ों को रीड कर लेते हैं ग्रीक लैंग्वेजेस को, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इसमें जो नेम्स हैं वो किंग और क्वींस के नेम लिखे हुए थे इसमें, जो कि एक छोटे से फ्रेम में लिखे हुए थे, और जिसको क्या कहा गया है? जिसको कहा गया था कार्टाउच. ओके. Then they were placed. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds of which the Egyptian letters stood. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन साइंस को साइड बाय साइड, मतलब ऐसे अगल बगल लगा दिया, और फिर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो साउंड थी जो कि इजिप्टियन लेटर्स की थी, तो किस तरीके के इजिप्टियन लेटर्स लिखे थे, किस तरीके के इजिप्टियन लेटर्स जो थे वो साउंड करते थे. एज यू सी, अ लैंड स्टूड फॉर एल, अ बर्ड स्टोन फॉर ए. सो जैसे कि अभी मैंने आपको अभी हमेशा बताया था, जैसे लायन का एल है, ठीक है. अब जैसे कि ये जो बर्ड है यहाँ पे, इसको क्या सिंबल है? इसका सिंबल है ए. तो इसी तरीके से उन्होंने इसको साइड बाय साइड लगाया और फिर उसको साइड बाय साइड उन्होंने फाइंड आउट किया कि कौन सी इमेज कैसी यहाँ पर है और क्या डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है. तो once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. तो जैसे उनको एक बार ये पूरा पता चल जाता है कि जो लेटर्स है इनमें किस तरह की क्या मीनिंग है, तो बच्चे कुछ जितने भी इंस्क्रिप्शंस है वो उन सब इंस्क्रिप्शंस को बहुत आसानी से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये हम लोगों ने इसका एक एडिशनल पार्ट पढ़ा है, दैट वाज एज वेल इम्पॉर्टेंट, ठीक है. मेक श्योर कि आप इसको याद रखें, ठीक है. अब राइट हियर गेटिंग डाउन, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट्स रिकॉल, ठीक है. ओके फाइन, यहाँ लेट्स रिकॉल से स्टार्ट आउट करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम मैच द फॉलोइंग करते हैं, ठीक है. ओके, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि जितना भी आप लोगों ने मेरे साथ अभी तक यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, होप आपको सारी चीज़ रिमेंबर होंगी, होप आपने उन सब चीज़ों के नोट्स बहुत अच्छे से बनाए होंगे. तो आप एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स भी आप टाइम लेना चाहते हो, और इन एक्सरसाइजेस को अपने आप पूरा सॉल्व करिए, ठीक है. एंड जैसे ही सॉल्व कर ले, आप यहाँ पे वापस आके आंसर्स मेरे साथ मैच आउट कर सकते हो. तो अब यहाँ पर जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी, जैसे नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंडस ट्रिब्यूटरीज और गंगा वैली, ठीक है. और ये हम लोग को नेक्स्ट साइड पे मैच द फॉलोइंग के लिए यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दे रखे. अब नर्मदा वैली क्या था? अब नर्मदा वैली हम लोगों ने पढ़ा था कि लोग वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर रहने आते थे, तो वहीं पर रह के क्या करते थे? वो हंटिंग और गैदरिंग करना. हम लोगों ने वेरी फर्स्ट पेज में पढ़ी थी ये चीज़, राइट. तो इसका यहाँ पे आंसर होता है ए, नर्मदा वैली, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है. मगध, अब मगध के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द फर्स्ट बिग किंगडम, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, इंडस एंडस ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली द फर्स्ट सिटीज. मगध हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अब मैं वापस आपको ऊपर लेकर के जाती हूँ एक बार यहीं पे, क्योंकि मेरे बताने से यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स पता चलेंगे और खुद फाइंड आउट करने से आपको यहाँ पर हेल्प आउट होगा, ठीक है. गंगा known as Magad, ठीक है. So locate the Ganga and its tributaries called the Sun. In ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. तो अब अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो मगध था, द साउथ ऑफ गंगा, इसको मगध बोलते हैं, तो स्टेट ऑफ बिहार में राइट नाउ लाइक कर रहा है. वहाँ पर जो भी रूलर्स थे उन्होंने काफ़ी पावरफुल सेटअप करा था लार्ज किंगडम्स को, राइट. अब वापस आते हैं नीचे और अब मैच आउट करिए कौन सा आंसर यहाँ पे मिल रहा है. तो मगध द फर्स्ट बिग किंगडम, तो ये यहाँ पर मैच होता है इससे, ठीक है. गारो हिल्स, अब गारो हिल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था गारो हिल्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, राइट. तो गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर, और यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर सी. अब इंडस एंडस ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंडस ट्रिब्यूटरीज, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा. एक सिटी अराउंड 2500 ईयर्स अगो में और द फर्स्ट सिटीज में.
तो इसका आंसर है द फर्स्ट सिटीज। ठीक है, मैं वापस ऊपर लेके जाती हूँ, फिर बताती हूँ कहाँ से मैंने आंसर इसका, ऐसे मैं बता रही हूँ कि द फर्स्ट सिटीज है। ठीक है, तो 1 सेकेंड। Indus. Fine. So, about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river. Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of river and tributaries. So, इसमें क्या लिखा है? About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. और these rivers यहाँ पे कौन से river की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है river Indus की। तो इसका मतलब the first cities। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये होता है इससे मैच। और गंगा वैली तो सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जिनके मतलब क्या है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब कि तो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। हम लोगों ने ऑलरेडी इसे पढ़ा था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल क्यों करते रहते हैं, राइट, कई सारे रीजन से। सो ट्रैवलिंग मीन्स फ्रॉम ट्रैवलिंग ऑफ वन प्लेस टू अनदर। What is a manuscript? So manuscript is the one which is written by hand first of all। और दूसरा चीज़ कि ये इसको यहाँ पर हम लोग bark of the trees या फिर बिट्स पे लिखते हैं manuscripts को। ठीक है, तो ये हाथ से लिखी जाती है। थर्ड है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, मैं वापस ऊपर लेके चलती हूँ आपको एक बार इंस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था। फाइन। सो इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जो कि हार्ड सर्फेसेस या स्टोन या मेटल कुछ ऐसे सर्फेसेस पे जो भी लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी होती है द स्टडी अबाउट द ओल्ड पास्ट, द स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पास्ट। पास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, उनकी स्टडी कहते हैं आर्कियोलॉजी। अब हिस्टोरियंस कौन होते हैं, हिस्टोरियंस स्कॉलर्स होते हैं जो कि हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सोर्स, सोर्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि सबसे पहले मतलब सोर्स का यही मतलब होता है कि जिस चीज़ से हम लोग को कोई चीज़ जानने को मिले या ये सब चीज़, इसका मतलब मेन मतलब होता है सोर्स का। बट यहाँ पे मैं देखती हूँ अगर मुझे ये है। ठीक है, हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। तो सोर्स क्या है, सोर्स एक ऐसा टर्म है जो कि इन्फॉर्मेशन को रेफर, 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी। अच्छा मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सोर्स क्या है, सोर्स एक ऐसा टर्म है जो कि रेफर करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से जो भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट होती है उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स, राइट। एंड नेक्स्ट, ओके मैं इसको नेक्स्ट है डेसिफर्मेंट। अब डेसिफर्मेंट क्या होता है, डेसिफर्मेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिकोड करने से, कि पुरानी जो ग्रीक लैंग्वेज थी और जो इजिप्टियन लैंग्वेजेस थी उनको साइड बाय साइड रख के डिकोड करने को बोलते हैं डेसिफर्मेंट। नेक्स्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। अब मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से मेजर डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो हैंड से लिखी जाती है एंड दैट इज ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, या फिर आप उसको बिट्स बोलते हो ट्री का, राइट। और जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इंस्क्रिप्शंस कैसे लिखी जाती है, इंस्क्रिप्शंस एक हार्ड सरफेस में लिखी जाती है, वो भी इंस्क्राइब करी जाती है, वो किसी पेन या किसी चीज़ से नहीं लिखी जाती हैं, हार्ड मेटल या हार्ड सरफेस पे वो इंस्क्राइब करी जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। अब राशिदा का क्या क्वेश्चन था और क्या हम लोग उसका कुछ आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ शी वॉन्टेड कुड एनीवन नो दैट व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। तो ये था राशिदा का क्वेश्चन। अब इसके लिए जो है, इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है, इसके लिए आर्कियोलॉजी है यहाँ पे, जो कि ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और हम लोग को बताते हैं। तो हाउ शी वॉन्टेड कुड एनीवन व्हाट हैज हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, ये कैसे कोई बता सकता है। तो उसके कुछ रिमेन्स होते हैं, तो उसकी एक स्पेशल स्टडी होती है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं और वो हमको इसके बारे में पूरा यहाँ पर आइडिया देते हैं कि पुरानी चीज़ें क्या हो सकती थी और क्या हुई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन आउट है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको याद रखिए। द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज 8000 ईयर्स अगो। 8000 ईयर्स अगो पहले एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई थी। द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस 4700 ईयर्स अगो। तो 4700 ईयर्स अगो इंडस में फर्स्ट सिटीज हुई थी। सिटीज इन द गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगध 2500 ईयर्स अगो। तो गंगा वैली में जो सिटीज थी उनका एक बहुत बड़ा किंगडम था, उसका नाम था मगध, एंड दैट वाज 2500 ईयर्स अगो। और द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD/C, AD एनो डोमिनी, और द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इस समय ये चल रहा है 2080। फाइन। अच्छा,
मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टोन से, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, अब जैसे उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती है, उनको टूल्स मिल सकते हैं पुराने जो मतलब अलग अलग तरीके के टूल्स यूज़ होते थे। वो टूल्स किससे बने होते थे? टूल्स स्टोन्स वगैरह से बने होते थे। और हाउसेस तो चलो वो लोग पेट में डिग करके बनाते थे, वो तो अलग चीज़ें है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को टूल्स मिल सकते हैं, पहले जो टूल्स यूज़ होते थे, और मे बी वो लोग जो खाना वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते थे मटेरियल्स, वो यूज़ हो सकते हैं। पॉट्स मिल सकते हैं, पॉट्स मतलब कि वो लोग पॉट्स बनाते हैं जिसमें कि खाना वगैरह रखा था, हम लोगों ने देखा था अभी राइट बैक, है ना। और अपने हाउसेस वगैरह बनाने के लिए हाउसेस मतलब बना सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि वो कर सकते हैं। तो स्टोन्स मेनली टूल्स के लिए ही यूज़ होते थे, ठीक है। और एनिमल्स का शिकार करने के लिए यूज़ होते थे, इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ठीक। Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? अब ऑर्डनरी मैन और वुमेन जो होते तो जनरली अपने किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखते थे जो उन्होंने काम किया होता था। अब मे भी देखिए वो ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन है, उन्होंने कोई भी जनरली अपने रिकॉर्ड्स, अच्छा रिकॉर्ड्स किस चीज़ के रखे जाते हैं? जब आपने कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट किया हो, जैसे राजा थे, तो राजा कोई लड़ाई जीत करके आते तो उसका वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करते थे? वो इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, इंस्क्राइब करवाते थे, राइट। अब ऑर्डनरी मैन और वुमेन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया होगा ज़्यादातर, ना तो किसी लड़ाई में गए होंगे, ना वो जंग कोई जीते होंगे। ऑर्डनरी मैन वुमेन थे, वो अपना लाइवलीहुड के लिए अपना धीमे धीमे अपना सारा काम कर रहे थे, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए वो उसी तरीके से काम कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने ना तो कोई ऐसा कोई बहुत वैसा काम किया और ना उन्होंने उसका रिकॉर्ड रखा। रिकॉर्ड सिर्फ जो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, ठीक है। Describe at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. अब ऐसे कौन से दो वेज है जिससे कि आप सोचते हो कि जो किंग्स की लाइफ थी वो फार्मर्स से डिफरेंट हो सकती है। अब देखिए किंग्स और फार्मर्स, अब किंग्स के पास अपना एक खुद का किंगडम होता है, और फार्मर्स क्या होते हैं? फार्मर्स जो होते हैं वो फार्मिंग करके अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। अब फार्मर्स जो थे वो अपने खुद की किसानी खेती करते थे। किंग्स तो ऐसा नहीं करते थे। जो किसान जो वीट और जो भी राइस पल्स से जो भी किसान ग्रो करता था वो किंग के पास जाता था, राइट। अब किंग तो अपना खुद का फार्मिंग में करता नहीं था। तो एक तो सबसे पहले यही रीज़न हो सकता है उन दोनों की लाइफ में, मतलब लिविंग का स्टैंडर्ड। किंग्स अपने किंगडम में रहते थे, फार्मर्स अपने खुद के हाउस बनाते थे और वो वहाँ पर रहा करते थे। अब किंग्स क्या थे? वो अलग अलग लड़ाइयों में जाते थे, लड़ाइयाँ जीत करके आते थे। और फार्मर्स क्या थे? फार्मर्स अपनी फार्मिंग करते थे, अपनी हर्डिंग करते थे। तो यही सब काम फार्मर्स करा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चंस है, ये दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए मार्क आउट कर रही हूँ, लेट्स डू। ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है, अपने आप इसको सॉल्व करना है, लेट्स डू के ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। और आप इसके आंसर्स जो हैं वो मुझे सॉल्व करके कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं देख लूँगी और अगर कुछ उसमें और ऐड ऑन करना होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आज हम लोगों ने इस रिस्पेक्टिव चैप्टर के एल्सवेयर को मेन हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि इसमें क्या चीज़ें थी, इंस्क्रिप्शन और किस तरीके से लिखे जाते हैं, डेसिफरमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। नहीं तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।